तो आज की क्लास का सीधा सवाल है, क्या आपको ग्रामर आती है या आपको सिर्फ लगता है कि आपको ग्रामर आती है। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज के प्रैक्टिस सेशन में हम करने वाले हैं हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से 5-5 क्वेश्चंस। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो हमने कवर करा था वो था नाउन। तो स्टार्टिंग भी हम नाउन के साथ करते हैं, जिसमें आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गिवन है। इसके आंसर्स आपको मुझे बताने हैं। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं कि इनके आंसर्स क्या होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सी हैज ग्रेट डैश इन हर एबिलिटीज। तो इस डैश की जगह पर हमें एक नाउन फिल करनी है। तो हम ऑप्शंस देखते हैं कि हमें कौन कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्या उसके अंदर नाउन है या फिर नहीं है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट एक एडजेक्टिव होता है, क्योंकि वो हमें बता रहा है किसी के कॉन्फिडेंस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ही इज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, वह एक बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है। तो यहाँ पर ए जो है वो तो एडजेक्टिव है, मीन्स ये तो आंसर नहीं होने वाला। उसी तरीके से हमने देखा सी कॉन्फिडेंटली। हमने बात करी थी जब किसी भी एडजेक्टिव के पीछे एलवाई लग जाता है तो वो एडवर्ब बन जाता है। ये टॉपिक हमने एडवर्ब वाले पे कंप्लीट करा था। जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा स्लो। स्लो एक एडजेक्टिव है और उसके जस्ट पीछे मैंने एलवाई लगा दिया, ये हो गया स्लोली। तो स्लो में अगर हम एलवाई को जोड़ते हैं तो वो एक एडवर्ब बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम किसी भी एडजेक्टिव में एलवाई को जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है, वो होता है एडवर्ब। इसी तरीके से कॉन्फिडेंट के पीछे जो कि एक एडजेक्टिव था उसमें हमने एलवाई जोड़ दिया तो ये एडवर्ब हो गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। और कॉन्फाइड जो है यहाँ पे वो एक वर्ब है, तो मींस आंसर क्या रहने वाला है, यहाँ पे आंसर होगा बी, शी हैज ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हर एबिलिटीज। इसी तरीके से हम मूव ऑन करते हैं इसके सेकेंड सेंटेंस की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है द डैश ऑफ मशीन इज वेरी हाई। अब इसके अंदर अगेन एफिशिएंट जो है यहाँ पे वो एक एडजेक्टिव है, मींस ये भी आंसर नहीं होने वाला, क्योंकि हमें ढूंढना है एक नाउन को। फिर हमने ऑप्शन बी देखा एफिशिएंसी, हाँ जो कि एक नाउन है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, द एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज वेरी हाई। अगर मैं बात करूं इसके सी ऑप्शन की तो इसमें अगेन एलवाई आया हुआ है, और मैंने अभी जस्ट पहले बताया था कि अगर किसी एडजेक्टिव में एलवाई को जोड़ दिया जाए तो वो क्या बनता है, वो हो जाता है एक एडवर्ब। तो यह ऑप्शन भी नहीं होने वाला। और एफिशिएंसी का प्लूरल सेंस है, क्योंकि मैंने बात करी थी नाउन जो होती है, नाउन सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है, जो कि हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के अंदर ये टॉपिक कवर किया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन भी नहीं होने वाला, क्योंकि हम एक ही मशीन की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने इसका तीसरा क्वेश्चन देखा, हिज डैश इम्प्रेस्ड एनीवन। अब इसके अंदर हमें ऑप्शन देखने हैं कि हमें नाउन कहां पर गिवन है। तो परफॉर्म जो है, परफॉर्म एक वर्ब होती है। इसी तरीके से हमने ऑप्शन सी देखा, परफॉर्मिंग भी अगेन एक वर्ब है, क्योंकि हमने बात करी थी वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। तो हमें जो सी ऑप्शन में गिवन है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, क्योंकि उसके अंदर आईएनजी यूज करा हुआ है। इसी तरीके से हमने इसका डी ऑप्शन देखा, जो कि वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म हो सकती है। तो हमें तो यहाँ पर वर्ब देखनी नहीं है, हमें देखना है एक नाउन को। तो बचा हुआ ऑप्शन जो बी है वो हमारी नाउन है, तो यहाँ पे होगा हिज परफॉर्मेंस इम्प्रेस्ड एनीवन। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है हमें द डैश ऑफ द बिल्डिंग वॉज डिलेड। अब इसी के अंदर देखते हैं यहाँ पे, तो कंस्ट्रक्ट जो रहने वाला है वो हमारी एक वर्ब है, तो हमें यहाँ पर वर्ब तो नहीं ढूंढनी, हमें ढूंढना है एक नाउन को। फिर हमने देखा यहाँ पर कंस्ट्रक्टिंग, जो कि अगेन एक वर्ब है, वर्ब में आईएनजी का यूज करा है, तो मींस वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो ये भी आंसर नहीं होने वाला। फिर हमने देखा इसका डी ऑप्शन, ये भी अगेन वर्ब है, वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म होगी, तो हमें वर्ब तो यूज ही नहीं करनी, हमें देखनी है एक नाउन, तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर नाउन होगा, तो ये ऑप्शन होगा द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग वॉज डिलेड। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 देखा, द टीचर अप्रिशिएटेड हिज डैश ऑफ द कॉन्सेप्ट। अब इसी के अंदर हमें इसके ऑप्शंस देखने हैं, और ऑप्शन में क्या देखना है, अगेन एक नाउन को देखना है। तो आप मुझे बताइए जो यहां पर ए ऑप्शन है क्या वो नाउन है। ओके वेरी गुड, ये नाउन नहीं है, ये एक वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें यहाँ पर वर्ब तो यूज नहीं करनी। उसी तरीके से हमने सी ऑप्शन देखा, सी भी क्या है, वर्ब है, और ये वर्ब की सेकेंड या थर्ड फॉर्म है। और ऑप्शन जो डी है यहाँ पे अंडरस्टैंड्स, मैंने बताया था वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी होती है, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में हम यूज करते हैं वर्ब के अंदर एस या ईएस को जोड़ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया हुआ है यहाँ पे वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ही है, क्योंकि इसमें हमने पीछे एस का यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए हैं यहाँ पे, तो बचा हुआ ऑप्शन क्या है, अंडरस्टैंडिंग, जो कि एक नाउन है। तो द टीचर अप्रिशिएटेड हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट।
तो नाउन के पांचों क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। अब आप नीचे मुझे कमेंट में बताना कि आपके 5 में से कितने क्वेश्चन सही रहे नाउन टॉपिक के अंदर। अब हम इसके आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन में भी हम सिमिलर 5 क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि आपका 5 में से क्या स्कोर रहता है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं प्रोनाउन के साथ। प्रोनाउन आपको पता है कि क्या होता है, ये वो वर्ड होते हैं जो कि नाउन की जगह पर यूज करे जाते हैं। सिमिलर मैंने प्रोनाउन के अंदर भी 5 क्वेश्चंस दिए हैं जिसके आंसर आपको मुझे बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है नीदर ऑफ द बॉयज ब्राउट डैश नोटबुक। अब इसके ऑप्शंस में सभी प्रोनाउन दिए हुए हैं और आपको देखना है कि कौन सा प्रोनाउन ज्यादा सुइटेबल है। जैसे पहला प्रोनाउन है देयर, सेकंड है हिज, देन थर्ड नंबर पे है देम और फिर देयर्स। अब इसके अंदर हमें देखना है कि कौन सा ज्यादा सही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन है नीदर ऑफ द बॉयज ब्राउट डैश नोटबुक। तो नीदर ऑफ द बॉयज का मतलब है यहाँ पे कि कोई भी लड़का नहीं, है ना। अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो कोई भी लड़का अपनी नोटबुक नहीं लेके आया था। तो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज करना है? जब हम किसी भी लड़के की बात नहीं कर रहे तो हमें ना तो ऑप्शन ए लगा सकते क्योंकि जो देयर होता है वो एक प्लूरल सेंस में काम करता है। उसी तरीके से सी भी नहीं आ सकता और ना ही डी का यूज करा जा सकता क्योंकि हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, हमें यहाँ पर एक पजेसिव एडजेक्टिव लगाना है। तो पहले हमें देखना पजेसिव एडजेक्टिव कौन से थे, देयर था और हिज था। बाकी ये दोनों पजेसिव एडजेक्टिव नहीं थे। देम एक ऑब्जेक्ट है और देयर्स जो होता है वो पजेसिव प्रोनाउन होता है। तो अब इन दोनों ऑप्शन में से हमें एलिमिनेट करना था। तो देयर जो था यहाँ पे वो प्लूरल सेंस में यूज कराया था, तो देयर तो आंसर नहीं होगा। तो बचा हुआ जो हिज होगा यहाँ पे वही हमारा आंसर है। तो इसका आंसर इस तरीके से होगा नीदर ऑफ द बॉयज ब्राउट हिज नोटबुक। इसी तरीके से हम मूव ऑन करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है दिस इज बिटवीन यू एंड डैश। अब इसमें भी हमें 4 प्रोनाउन दिए हुए हैं। अब हमेशा याद रखना कि प्रीपोजिशन के बाद बिटवीन एक प्रीपोजिशन है जो कि हमने रिसेंट में करी थी इसकी क्लास भी। तो बिटवीन जो प्रीपोजिशन है उसके तुरंत बाद किसी ऑब्जेक्ट का आना जरूरी होता है। तो यहाँ पे जो यू यूज कराया गया है वो भी ऑब्जेक्ट है और इसके बाद जो आएगा वो भी एक ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। तो अब कहने का मतलब यह है कि हमें ऑप्शंस में ढूंढना है एक ऑब्जेक्ट को। आई सब्जेक्ट होता है तो ये तो आंसर नहीं होगा। उसी तरीके से सी जो यहाँ पे वो पजेसिव प्रोनाउन है तो ये भी इसका आंसर नहीं होने वाला। फिर उसी तरीके से जो डी है यहाँ पे वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो वो भी इस्तेमाल नहीं कराया जाएगा। तो बचा हुआ ऑप्शन क्या है हमारे पास, बी। तो ये हो जाएगा दिस इज बिटवीन यू एंड मी। अगर ये आपको नहीं समझ आ रहे तो आप अपने नोटबुक में वो नोट्स निकालना जिसके अंदर मैंने आपको प्रोनाउन की टेबल नोट कराई थी। इसमें सभी में आपको प्रोनाउन की टेबल का बहुत यूज होने वाला है। इसी तरीके से मैंने थर्ड नंबर पे देखा, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे ईच स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट डैश असाइनमेंट। अब इसके ऑप्शन हमें गिवन है, ए में है देयर, बी में है हिज और हर, सी में है देम और फिर है देयर्स। अब हमें यहाँ पर यूज करना है एक पजेसिव एडजेक्टिव का और आई होप आपको पता होंगे पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। आप अपने नोट्स में चेक कीजिए। तो जो देयर है वो भी एक पजेसिव एडजेक्टिव है। उसी तरीके से हिज और हर भी एक पजेसिव एडजेक्टिव है और जो देम है यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है तो ये तो हो ही नहीं सकता इसका ऑप्शन। उसी तरीके से जो डी है वो हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, मींस ये भी नहीं होगा। अब हमें ए और बी में से एक को एलिमिनेट करना है। तो मैंने बताया था ईच और जो एवरी होते हैं उनका यूज जो होता है वो सिंगुलर सेंस में करा जाता है। तो यहाँ पे देयर प्लूरल सेंस में यूज होता है तो देयर भी इसका ऑप्शन नहीं रहने वाला। तो बचा क्या हमारे पास, हिज या फिर हर। तो ईच स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट हिज और हर असाइनमेंट। अब इसी तरीके से हमने इसका फोर्थ क्वेश्चन देखा, उसमें लिखा हुआ है समवन हैज टेकन डैश बैग। समवन मींस कोई जो था यहाँ पर बैग ले गया। अब मैंने बताया था समवन और जो इसी तरीके के और भी वर्ड्स होते हैं यहाँ पे वो सब सिंगुलर सेंस में यूज करे जाते हैं और इसके साथ जो हमें यूज करना है वो यूज करना है पजेसिव एडजेक्टिव का। तो हमें देखना पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है इसमें। ही सब्जेक्ट है तो नहीं यूज होगा, सी ऑब्जेक्ट है इसे भी यूज नहीं कर सकते, जो बी है यहाँ पे वो पजेसिव प्रोनाउन है तो इसका भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। हमारे पास बचा ऑप्शन क्या है, माई। तो यहाँ पे होगा समवन हैज टेकन माई बैग। अब इसी तरीके से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 5 को। तो इसमें लिखा हुआ है नो वन एक्सेप्ट रिया एंड डैश वाज प्रेजेंट। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि कोई नहीं सिर्फ रिया और डैश के सिवा प्रेजेंट था। अब इसके अंदर हमें देखना है यहाँ पे जो हमने रिया यूज करा है इसके साथ हमें क्या लगाना होगा, यहाँ पे इसके साथ एक सब्जेक्ट का यूज करना होगा। तो हमने देखा इसमें सब्जेक्ट बी सॉरी जो ए है यहाँ पे वो तो सब्जेक्ट नहीं होगा, वो एक ऑब्जेक्ट है। उसी तरीके से सी पजेसिव प्रोनाउन है और जो डी है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है इसका आंसर होगा बी, नो वन एक्सेप्ट रिया एंड आई वाज प्रेजेंट। तो आई होप आपको प्रोनाउन के 5 क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगेन आप नीचे कमेंट में मुझे बताना कि नाउन का क्या स्कोर रहा 5 में से और प्रोनाउन का स्कोर क्या रहा।
अब हम चलते हैं इससे अगले कोई टॉपिक की तरफ जिसका नाम है एडजेक्टिव। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके अगले टॉपिक से जो कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, उनकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं। तो अगेन हमारे पास यहाँ पर 5 क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें फाइंड आउट करनी है एक एडजेक्टिव को। तो एक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हम कर लेते हैं जिसके बारे में हम समझेंगे एडजेक्टिव की डिग्रीज कैसे चेंज करी जाती है या एडजेक्टिव की डिग्री क्या होती है। तो एडजेक्टिव में 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। अब इसके अंदर पॉजिटिव में कोई भी हमें एडजेक्टिव यूज करना है, जैसे मैंने यूज करा स्लो। अगर स्लो को मेरे को कंपैरेटिव डिग्री में बनाना होगा तो क्या यूज करना पड़ेगा, या तो मैं इसमें इसके पीछे ईआर का यूज करूं या फिर इससे पहले मैं मोर का यूज करूं। अब ये बात मुझे कैसे पता चलेगी कि मेरे को कहां पर ईआर का यूज करना है और कहां पे मोर का यूज करना है। तो हमें देखना पड़ेगा कि वर्ड के अंदर कितने वॉवेल्स आए हुए हैं। तो स्लो में कितने वॉवेल्स हैं, स्लो में सिर्फ एक ही वॉवेल है और वो है ओ। तो इसका मतलब है हमें यहां पर ईआर का यूज करना पड़ेगा, तो हमने इसको लिख दिया स्लोअर। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की, अगर मेरे को स्लो को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है तो या तो मैं इसके पीछे लगा सकता हूं ईएसटी या फिर इस वर्ड से पहले मैं यूज कर सकता हूं मोस्ट को। अब जैसे मैंने यहां पर स्लो में अगेन वही सेम चीज देखी, कितने वॉवेल है, एक वॉवेल है, तो मैंने इसके पीछे यूज करा ईएसटी, तो हो गया स्लोएस्ट। ऐसे मैंने एक अगला एग्जांपल लिया, मैंने लिखा ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल में आप लोग मुझे बताओ कि कितने वॉवेल्स है। इसमें वॉवेल है 1 2 3 4 और 5, तो इसके अंदर हमारे 5 वॉवेल्स है। तो क्या यहां पर मुझे ईआर यूज करना है, नहीं, हमें ईआर या फिर ईएसटी तब लगाना होगा यहाँ पे जब हमारे वर्ड के अंदर सिर्फ एक वॉवेल होगा। इसके अंदर क्या है, इसमें एक से ज्यादा वॉवेल है, मींस 5 वॉवेल है, तो हमें इसमें यूज करना पड़ेगा मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरीके से मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा एक और, मैंने लिखा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट के अंदर आप मुझे बताओ कि कितने वॉवेल्स हैं। इसमें हमारे पास है 2 वॉवेल, एक है ओ और दूसरा है ई। तो क्या मुझे यहां पर जब मैं इसको कंपैरेटिव में चेंज करूंगा तो क्या मुझे ईआर लगाना चाहिए या फिर मोर का यूज करना चाहिए। वेरी गुड, यहां पर हम यूज करेंगे मोर का क्योंकि एक से ज्यादा वॉवेल है, तो हो जाएगा मोर ऑनेस्ट और मोस्ट ऑनेस्ट। इस तरीके से आपके प्रैक्टिस के लिए मैं यहां पर एक क्वेश्चन और देता हूं, जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिया अगला स्मार्ट। अब स्मार्ट में आप लोग मुझे बताओ कि कितने वॉवेल्स हैं। इसमें सिर्फ एक ही वॉवेल है और वो है ए। तो जब मैं इसको कंपैरेटिव में चेंज करूंगा तो मुझे इसके पीछे क्या वर्ड लगाना पड़ेगा या इसके आगे क्या वर्ड लगाना पड़ेगा। क्या मैं यूज करूं ईआर का या फिर क्या मैं यूज करूं मोर का। वेरी गुड, इसके पीछे मुझे लगाना है ईआर क्योंकि वॉवेल एक है तो ईआर का यूज होगा। अगर वॉवेल एक से ज्यादा होते तो हमें इससे पहले मोर का यूज करना पड़ता, तो इसको मैंने लिखा स्मार्टर। और इसी तरीके से जब मैं इसको सुपरलेटिव में चेंज करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मार्टेस्ट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। अब यहां पर एक छोटी सी बात आपको और अपने दिमाग में याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर तो उसके बाद हमें देन का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है, देन का। जैसे स्लोअर देन, मोर ब्यूटीफुल देन, मोर ऑनेस्ट देन और स्मार्टर देन, इस तरीके से। बट जब हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की तो हमें सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका यूज करना पड़ता है, हमें यूज करना पड़ता है दा का। तो पहले दा का यूज होगा जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे और जब कंपैरेटिव की बात करेंगे तो बाद में देन का यूज होगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। अब क्वेश्चन में आप पहला वाला क्वेश्चन देखिए, दिस प्रॉब्लम इज डैश देन आई एक्सपेक्टेड। अब आपको नजर आ रहा होगा कि इसके अंदर यहां पर डैश के तुरंत बाद देन लिखा हुआ है, तो देन का यूज मैंने कहां बताया था, देन का यूज मैंने बताया था कंपैरेटिव डिग्री में। जहां पे भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी उसके तुरंत बाद देन का यूज करा जाएगा। तो यहाँ पे मुझे देखना है ऐसा वर्ड जिसके आगे या तो मोर लगा हुआ हो या फिर जिसके पीछे लगा हुआ हो ई आर। तो मैंने यहाँ पे देखा इजी तो नहीं हो सकता, यहाँ पे मुझे दिख रहा है इजियर,
जिसके पीछे क्या लगा हुआ है, ईआर, जो कि कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, इजियर। वेरी गुड। अब इसी तरीके से हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ही इज डैश इनफ टू सॉल्व इट। अब क्या आपको यहाँ पे कहीं पे देन नजर आ रहा है? वेरी गुड। इसमें ना तो देन है और ना ही यहाँ पर डैश से पहले दा दिया हुआ है, तो ना ही यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी और ना ही सुपरलेटिव। यहाँ पर सिंपल हमें एडजेक्टिव को फिल करना है। तो इसके अंदर एडजेक्टिव क्या है, देखो सबसे पहले स्मार्टर कंपैरेटिव डिग्री है, नहीं आएगी। स्मार्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, नहीं आएगी। स्मार्टली मैंने बताया था कि जब भी किसी एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ देते हैं तो वो क्या बनता है, वो हो जाता है एडवर्ब। तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी नहीं आने वाला। तो बचा कि हमारे पास बचा सिर्फ ए ऑप्शन। तो ही इज स्मार्ट इनफ टू सॉल्व इट। अब इसी तरीके से हमने इसका तीसरा ऑप्शन देखा। तीसरे ऑप्शन में मैंने देखा शी इज वन ऑफ द डैश प्लेयर्स इन द टीम। अब आपको दिख रहा होगा कि जो डैश जहां पर एडजेक्टिव आना है उससे जस्ट पहले दा का यूज हो रहा है, और दा का यूज मैंने बताया था कि अगर एडजेक्टिव से पहले दा का यूज हो रहा है तो उसका मतलब वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा। तो हमने देखा कि इसके अंदर सुपरलेटिव डिग्री क्या है, वेरी गुड, इसके अंदर सुपरलेटिव डिग्री क्या रहने वाली है, बेस्ट। क्यों? क्योंकि गुड हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है, उसी तरीके से बेटर हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है और बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो यहाँ पर गुड ऑप्शन भी नहीं आएगा, बेटर भी नहीं आएगा और वेल भी नहीं आने वाला। हमारे पास आएगा यहाँ पे बेस्ट। तो हो जाएगा शी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। अब हमने अगला क्वेश्चन देखा, दिस इज अ डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसके सारे ऑप्शंस पे अगर आप नजर मारोगे तो लगभग सारे सिमिलर है और सभी लग रहे होंगे यहाँ पे आपको कि इसके करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो हमने देखा दिस इज अ टू इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो कि काफी अननेचुरल साउंड करेगा, तो मीन्स टू तो नहीं हो सकता। उसी तरीके से दिस इज अ मच इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये भी आपने कभी नहीं सुना होगा, मीन्स थोड़ा अननेचुरल साउंड हो रहा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर या तो हम ए भी यूज कर सकते हैं, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, या फिर हम डी भी यूज कर सकते हैं, दिस इज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, ही इज डैश सीनियर टू मी। अब इसके अंदर क्या आएगा बताओ? इसके अंदर ना तो मोर आएगा, ना ही बी का यूज मतलब मच का यूज होगा और ना ही सी का यूज होगा। कहने का मतलब है इसमें ऑप्शन हमारा होगा डी, नन ऑफ द एबव। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसके जो क्वेश्चन दिया हुआ है एज इट इज सही है, ही सीनियर टू मी, वह मुझसे सीनियर है, इस तरीके से। तो आई होप आपको एडजेक्टिव के पांचों क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगेन नीचे कमेंट में मुझे इसका भी स्कोर बताना। अब हम चलते हैं इसके अगले टॉपिक की तरफ, जो है वर्ब का। तो अगला टॉपिक है हमारा वर्ब का। वर्ब वो वर्ड होते हैं जिसके द्वारा हमें सेंटेंस में किसी एक्शन का पता चलता है कि सेंटेंस में क्या काम किया जा रहा है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम इसके पहले क्वेश्चन के साथ, शी डैश टू द जिम एवरी डे। अब यहाँ पर वर्ड आ रहा है एवरी डे। जब भी हम बात करते हैं डेली की, तो ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में काउंट करा जाता है एज अ रूटीन, कि वह डेली जिम जाती है। अब जब ताहत ये आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना होता है, और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, तो हमें वर्ब में एस या ईएस का यूज करना होगा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे शी गोज टू द जिम एवरी डे। तो हम देखते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन को, आई डैश नेवर सीन सच अ व्यू। मैंने ऐसा व्यू पहले कभी नहीं देखा, तो इसके लिए हमें यूज करना होगा। यहाँ पे हमने देखा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करा जा रहा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी जाती है परफेक्ट टेंसेस के अंदर, तो यहाँ पे यूज होगा हैव का। आई हैव नेवर सीन सच अ व्यू, मैंने ऐसा व्यू कभी भी नहीं देखा। इसी तरीके से हम देखते हैं इसके थर्ड वाले क्वेश्चन को, बाय नेक्स्ट ईयर शी डैश कंप्लीटेड हर डिग्री। अगले साल तक वो अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेगी या कर चुकी होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो चुका होगी या चुकी होगी के लिए हम कौन सा किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं विल हैव का। तो कहने का मतलब यह है कि वर्ब के क्वेश्चंस करने के लिए आपको टेंस की बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, या जो कि हम आने वाली वीडियोस में करेंगे भी। उसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है ही डैश प्लेइंग व्हेन आई अराइव्ड। अब यहाँ पर एक आपको नई चीज जानने को मिलेगी कि कभी भी अगर किसी सेंटेंस के अंदर कंजंक्शन का यूज करा जाता है तो उस सेंटेंस के दो पार्ट्स हो जाते हैं। पहला पार्ट है ही डैश प्लेइंग और दूसरा पार्ट है आई अराइव्ड। तो हमें देखना होता है कि दोनों ही जो टेंस हैं वो सिमिलर फॉर्म में होने चाहिए या फिर सिमिलर टाइम में होने चाहिए। जैसे पीछे वाला टेंस जो है वो पास्ट में है, तो आगे वाला सेंटेंस भी पास्ट में ही होना चाहिए। अगर पीछे वाला प्रेजेंट में होता तो हमें आगे वाले को भी प्रेजेंट पे करना पड़ता। तो हमें यहाँ पर पास्ट हेल्पिंग वर्ब को देखना पड़ेगा। तो इसके अंदर पास्ट हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? यहाँ पर पास्ट हेल्पिंग वर्ब वॉज भी है और वर भी है, बट हम ही के साथ जो यूज करते हैं वो होती है वॉज। तो ये सेंटेंस बनेगा ही वॉज प्लेइंग व्हेन आई अराइव्ड।
वह खेल रहा था जब मैं पहुंचा। इसके बाद हमने लास्ट क्वेश्चन को देखा, इफ ही डैश हार्डर ही वुड हैव पास्ड। अगर वह कठिन परिश्रम करता या और ज्यादा मेहनत करता तो वो पास हो गया होता। इस तरीके के सेंटेंसेस के अंदर हम यूज करते हैं इफ ही हैड स्टडीड, इफ ही हैड स्टडीड हार्डर ही वुड हैव पास्ड, वह पास हो गया होता। तो आई होप वर्ब के पांचों क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम मूव ऑन करते हैं इसके अगले टॉपिक की तरफ जो रहने वाला है एडवर्ब। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एडवर्ब, जिसके अंदर अगेन 5 क्वेश्चन है और ये पांचों क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एडवर्ब वो वर्ड होते हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं। अब हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन को समझते हैं, ही स्पोक डैश टू कन्विंस एवरीवन। अब मैंने बताया था यहाँ पर कि अगर हम किसी भी एडजेक्टिव के अंदर एलवाई को ऐड कर देते हैं तो वो एक एडवर्ब बन जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि क्लियर में हमने एलवाई ऐड कर रखा है तो ये क्या बन गया क्लियरली, और यही हमारा आंसर होने वाला है और यही एडवर्ब भी है। तो यहाँ पर बाकी सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे और सही ऑप्शन होगा बी, ही स्पोक क्लियरली। उसी तरीके से हमने इसका सेकंड क्वेश्चन देखा। सेकंड क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है सी कंप्लीटेड हर वर्क डैश। अब इसके अंदर अगर आप गौर से देखेंगे तो अगेन क्विक में हमने एलवाई को जोड़ा हुआ है और इसको हमने एडवर्ब बना दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा, अगेन बी ऑप्शन होगा, सी कंप्लीटेड हर वर्क क्विकली, और बाकी सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। अब हम चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ही इज डैश लेट टुडे। तो इसमें क्या ऑप्शन आने वाला है, इसमें आएगा ऑप्शन ही इज वेरी लेट टुडे, वो आज काफी लेट था। तो यहाँ पर वेरी इसका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि बाकी सब भी एडवर्ब में ही काउंट करे जाते हैं। टू का यूज होता है जब हम किसी नेगेटिव सेंस में बात करते हैं या बहुत ही ज्यादा ऑब्सेसिव सेंस में बात करते हैं। क्वाइट भी हमने पढ़ा था। क्वाइट जो होता है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर आता है, जो एक्सटेंट की बात करता है किस हद तक काम किया गया है, और रेदर भी उसी का ही एक टाइप है। तो हमारा सही ऑप्शन जो रहने वाला है वो होगा वेरी। इसी तरीके से हम आए इसके चौथे क्वेश्चन की तरफ, शी हार्डली डैश गोज आउट। हार्डली मतलब मुश्किल से, वह मुश्किल से ही कभी बाहर जाती होगी। तो यहाँ पे हमें यूज करना है एवर का। बट अगर यहाँ पे हार्डली वर्ड नहीं दे रखा होता तो यहाँ पर जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होता वो होता नेवर का। बट यहाँ पे हार्डली गिवन है तो ऑलरेडी इसके अंदर नेगेटिव सेंस छिपा हुआ है, तो हम यहाँ पर एवर का यूज करेंगे और बाकी जो ऑप्शंस होंगे वो सभी गलत हो जाएंगे। इसी तरीके से हमने इसका लास्ट क्वेश्चन देखा, ही आंसर्ड द क्वेश्चन डैश देन एक्सपेक्टेड। अब इसके अंदर अगर आप गौर से देखोगे तो तीनों ही जो नीचे के आंसर्स हैं ए, बी और सी, ये सब एडजेक्टिव है। जैसे इसमें मोर क्विकली हमने यूज करा हुआ है, इसमें मोस्ट क्विकली है और लास्ट वाले में सी ऑप्शन में क्विकर लिखा हुआ है। तो ये तीनों ही एडजेक्टिव की डिग्री है और हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे जो ऑप्शन रखेंगे वो होगा हमारा डी ऑप्शन। ही आंसर्ड द क्वेश्चन मोर क्विक देन एक्सपेक्टेड। उसने आंसर जो था यहाँ पे काफी तेजी से दिया जितना एक्सपेक्टेड था। तो आई होप आपको एडवर्ब के पांचों क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं इसके अगले टाइप की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक है प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन से पहले यूज करे जाते हैं और ये नाउन का रिलेशन बताते हैं सेंटेंस के अदर पार्ट के साथ, कि नाउन जो है यहाँ पर उसका क्या रिलेशन है सेंटेंस के अदर पार्ट से। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके पांचों क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है सी इज कमिंग डैश मंडे। अब इस सेंटेंस के अंदर क्या प्रीपोजिशन यूज करी जाएगी, तो मैंने बताया था कभी भी अगर डेज आते हैं यहाँ पे, डेज या फिर डेट्स आती हैं, तो वहां पर हम यूज करते हैं ऑन का। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑन मंडे, शी इज कमिंग ऑन मंडे। उसी तरीके से हमने इसका सेकंड क्वेश्चन देखा, आई अराइव देयर, मैं वहां पहुंचा 4 PM इन द इवनिंग, शाम के 4 बजे। तो मैंने बताया था अगर कभी भी सेंटेंस में एग्जैक्ट टाइम आता है तो उससे पहले हम यूज करते हैं एट का। तो यहाँ पर ये होगा आई अराइव देयर एट 4 PM इन द इवनिंग। उसी तरीके से मैंने थर्ड क्वेश्चन देखा। थर्ड क्वेश्चन में अमन वॉज वेटिंग फॉर हिम डैश रेलवे स्टेशन। अमन वेट कर रहा था उसका रेलवे स्टेशन पर। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन रहने वाला है, रेलवे स्टेशन जो यहाँ पर एक बड़ी जगह की एग्जैक्ट प्लेस है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एट का। अगर हम बात करें तो एट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का टॉपिक है और इसको वहां यूज कराया जाता है जो चीजें एग्जैक्ट होती हैं, फिक्स होती हैं। अब इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा, कीप दीज बुक्स डैश यू एंड मी। अब यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि एट तो नहीं आ सकता और ना ही फ्रॉम आ सकता। एट मतलब होता है पर और फ्रॉम मतलब होता है से, तो दोनों का ही सेंस इसमें नहीं बैठ रहा। तो इन बुक्स को हमें तुम्हारे और मेरे बीच में रखना होगा। तो यहाँ पर जो अमंग है वो उसका यूज करते हैं हम तब जब चीजों को बहुत सारे लोगों के बीच में बांटना होता है या बीच में रखना होता है। तो यहाँ पर अमंग नहीं आ सकता, तो बचा हुआ ऑप्शन हमारा है बिटवीन।
तो ये हो जाएगा कीप दीज बुक्स बिटवीन यू एंड मी, इन किताबों को तुम्हारे और मेरे बीच में रखो। अब जो इससे अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5, आई हैड बीन रीडिंग दिस डैश जनवरी, मैं इसको पढ़ रहा था कब से, जनवरी से। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन लगाना पड़ेगा सिंस जनवरी, क्योंकि फ्रॉम का यूज करा जाता है फ्यूचर के टाइम में। अगर मैं इसको पढ़ना स्टार्ट करता है जनवरी से, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा फ्रॉम हो सकता था। बट अगर हम सेंटेंस को ध्यान से पढ़े तो ये एक पास्ट टेंस की वाइब दे रहा है, ये हमें एक पास्ट टेंस की वाइब दे रहा है। इसी वजह से इसमें जो यूज करा जाएगा सिंस का यूज होगा, क्योंकि सिंस पास्ट फॉर्म में आता है, पास्ट सेंस में आता है, और फ्रॉम का यूज करते हैं हम फ्यूचर फॉर्म में। तो आई होप आपको प्रीपोजिशन के पांचों क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगेन नीचे स्कोर बताना मुझे आप। और अब चलते हैं इससे लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा कंजंक्शन। तो इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है कंजंक्शन का। कंजंक्शन वो वर्ड होते हैं जो दो वर्ड, दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। अब इसी के अंदर हम यहाँ पे इसके 5 क्वेश्चंस को समझते हैं। जैसे पहला इसका क्वेश्चन है ही इज पुअर डैश ही इज ऑनेस्ट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट में है, या फिर दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट सेंस में जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा ही इज पुअर, वह अमीर सॉरी वह गरीब तो है, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है, क्योंकि दोनों सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट में थे, इसीलिए हमने यूज करा बट का। इसी तरीके से मैंने इसका सेकंड क्वेश्चन देखा। सेकंड क्वेश्चन था हरी अप डैश यू विल मिस द बस, जल्दी करो वरना तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या रहने वाला है, एंड नहीं हो सकता, एंड मतलब होता है और, बट मतलब होता है लेकिन, और डी सो का मतलब होता है इसलिए। तो हम यहाँ पे इन तीनों में से कोई यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे यूज करा जाएगा और का। हरी अप और यू विल मिस द बस, जल्दी करो वरना तुम बस को मिस कर दोगे। इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन है आई स्टेड एट होम, मैं घर पर रहा डैश इट वॉज रेनिंग, क्योंकि क्या हो रहा था, बारिश हो रही थी यहाँ पे। तो सेंस किसका बैठ रहा है, क्योंकि का सेंस बैठ रहा है, तो यहाँ पे यूज करा जाएगा बिकॉज। आई स्टेड एट होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। इसी तरीके से हमने इसका चौथा क्वेश्चन देखा। चौथे क्वेश्चन में लिखा हुआ है डैश ही ट्राइड हार्ड ही फेल्ड। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही सेंटेंस अगेन एक दूसरे के अपोजिट है या कॉन्ट्रास्ट में यूज करे जा रहे हैं। उसने मेहनत तो करी बट फेल्ड हो गया, तो यहाँ पर यूज किसका करा जाएगा, यहाँ पर यूज होगा ऑल्दो का। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। तो हालांकि ही ट्राइड हार्ड, हालांकि उसने बहुत कठिन परिश्रम कराया, मेहनत करी, बट फिर भी वो फेल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑल्दो। इसके बाद हमने लास्ट क्वेश्चन ट्राई करा ही विल सक्सीड डैश ही वर्क्स हार्ड। ही विल सक्सीड मतलब वह सक्सेसफुल हो जाएगा या सफलता उसे मिलेगी, डैश ही वर्क्स हार्ड, उसे क्या करना पड़ेगा, उसे कठिन काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें किसका यूज करना पड़ेगा, इफ का। ही विल सक्सीड, वह सक्सीड तो होगा अगर, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो कठिन काम करता है तब। तो आई होप आपके कंजंक्शन के ये वाले क्वेश्चंस भी क्लियर हुए होंगे यहाँ पे। तो आज की क्लास में अगर देखा जाए तो हमने ओवरऑल 35 क्वेश्चंस करे हैं। तो आप मुझे बताना कि आउट ऑफ 35 आपका क्या स्कोर रहा, क्या आप 30 से ऊपर रहे या फिर आप 30 से नीचे रहे। तो अगर आज का प्रैक्टिस सेशन आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।